हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम गुप्तकालीन साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां तथा गुप्तकालीन समाज के बारे में जाना। हमने देखा कि सफलता के शिखर पर पहुंचा यह साम्राज्य, जिसकी प्रशासनिक, राजनीतिक जो इकाइयां थीं वो पूरी तरह से सुदृढ़ थीं। समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। करों का बोझ भी जनता के ऊपर कम ही था। वास्तुकला, संगीत कला, नृत्य कला, तमाम कलाएं इस काल में विकसित हुई। तो ये गुप्त कला के बारे में, गुप्त समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। आज इसी क्रम में हम अगले वंश की चर्चा करने जा रहे हैं, वर्धन वंश। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर हमारे सिलेबस से शेष जितने भी वंश हैं वो हटा दिए गए हैं, जिनमें चोल, चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार, पल्लव, पाल तमाम वंश थे, जिन्हें हटा दिया गया है सिलेबस से। इस सेशन में, इस साल के लिए आपको सिर्फ ये 3 वंशों का ही अध्ययन करना है अध्याय 1 के अंतर्गत, जिसमें पहला हम चर्चा कर चुके थे मौर्य वंश के बारे में। दूसरी चर्चा अभी हम कर आए गुप्त वंश के बारे में, और तीसरी चर्चा आज हम कर रहे हैं वर्धन वंश के बारे में। तो जरा जाने क्या है ये वर्धन वंश। संक्षिप्त रूप में ही इस वंश को उल्लेखित किया गया है हमारे पाठ्यक्रम में। तो जरा देखें, 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वंश का आरंभ हुआ। यानी वर्धन वंश की स्थापना जो की वो पुष्यभूति नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। ये पुष्यभूति व्यक्ति शिव का उपासक था। पुष्यभूति के द्वारा इस वंश की स्थापना करने के कारण इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। इन सबके नाम के पीछे वर्धन लगा हुआ है, इसलिए इस वंश को वर्धन वंश कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्य अभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा। स्वाभाविक सी बात है, राजा के सामने ये स्थितियां उत्पन्न होती ही हैं कि जब वह राज्य अभिषेक के बाद सिंहासन पर आसीन होता है तो स्वाभाविक है दुश्मन उस पर हमला करते हैं, क्योंकि राजा नया होता है, उसे विभिन्न युद्ध कौशलों की जानकारी नहीं होती।
और ऐसे में दुश्मन राज्यों की हमेशा ये नज़र रहती है कि किस क्षेत्र में कब कौन सा नया राजा आसीन हुआ, और राजा आसीन होते ही, सत्ता में आते ही उस पर हमले किए जाएं ताकि वो घबरा जाए और उसका क्षेत्र अपने अधीन कर लिया जाए। तो राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया। आप देखें, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन सत्ता में आया, लेकिन राज्यवर्धन के सत्ता में आते ही कुछ ही समय पश्चात उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद राज्यवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बना, जिसने लगभग 40 वर्षों तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि वह निसंतान था, उसके कोई संतान नहीं थी, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। यानी इस सत्ता में, इस वंश में सिर्फ 3 राजा, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन आए। राज्यवर्धन की हत्या शशांक के द्वारा कर दी गई और हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, इसलिए ये वंश समाप्त हो गया। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा था, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी, क्योंकि जो गौड़ शासक यानी बंगाल का जो राजा था शशांक, उसने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, उस पर हमला किया था। तो शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर दिया और उसकी छोटी बहन राजश्री अपनी प्राणों की रक्षा के लिए अज्ञात स्थान पर चली गई। यानी सोचें कितनी विकट स्थिति कि एक तरफ बड़े भाई की हत्या हो गई, दूसरी तरफ छोटी बहन अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई। पिता का साया सर से पहले ही उठ गया। आखिर हर्षवर्धन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हर्षवर्धन ने संयम, धीरज और दृढ़ता रखते हुए शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में बल्लभी तक विस्तृत थी। विशाल क्षेत्र हर्षवर्धन का। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। ध्यान दीजिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य ने भी अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया, लेकिन वर्धन वंश की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर हो गया। महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो हर्ष का झुकाव प्रारंभ में शिव और सूर्य की तरफ था, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया। यह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर
एक महोत्सव करके दान आदि करता था, जिसे प्रयाग महोत्सव कहा जाता है। ये आता है कि हर्ष प्रयाग महोत्सव गंगा और यमुना के संगम पर करता था प्रति 5वें वर्ष में। चीनी यात्री हेनसांग भी इस प्रकार के छठे महोत्सव में शामिल हुआ। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन ने वाणभट्ट, जो कादंबरी और हर्षचरित्र के लेखक हैं, मयूर, सुबंधु, मातंग दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों और चीनी यात्री हेनसांग को शरण दी थी। यानी हर्षवर्धन के इस काल में महान लेखक वाणभट्ट थे, जिन्होंने कादंबरी और हर्षचरित्र की रचना की। इसके अलावा मयूर, सुबंधु, मातंग दिवाकर, ईशान आदि ऐसे विद्वान और चीनी यात्री हेनसांग भी हर्षवर्धन के काल में ही आए थे। तो वर्धन वंश में जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो हर्षवर्धन ने ही किया। आप हर्षवर्धन के जरा साम्राज्य को देख सकते हैं। ये जो पूरा साम्राज्य दिखाई दे रहा है, ये हर्षवर्धन का साम्राज्य है। यहाँ ये गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य आ जाता है। फिर ये चालुक्य वंश, पल्लव, चोल आदि के ये राज्य थे। आप हर्षवर्धन की प्रतिमा को देख सकते हैं, ये सम्राट हर्षवर्धन की ये प्रतिमा। तो इस तरह से वर्धन वंश में प्रतापी शासक हर्षवर्धन ही रहे, जिन्होंने वर्धन वंश को इतिहास के पन्नों पर दर्ज करवाया। हालांकि छोटा कार्यकाल ही रहा इनका, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने वंश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं थी, इसलिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यह वंश समाप्त हो गया। तो आज हमने वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वंश के साथ ही हमारा ये जो अध्याय 1 है वो समाप्त होता है। हालांकि मैं फिर कह देता हूँ, अध्याय 1 में जब आप पुस्तक देखेंगे तो बहुत सी तमाम जानकारियाँ आपको उसमें मिलेंगी, लेकिन इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम में से बाकी तमाम चीज़ों को हटा दिया गया है। शेष जो मैटर है उसका हमें अध्ययन नहीं करना। आगामी वीडियो में हम अध्याय 2 की शुरुआत करेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।